नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तपोवन सुरंग में आज भी जारी है सर्च ऑपरेशन। मलबे के अंदर से एक और शव बरामद हुआ है। सुरंग से अब तक 9 डेड बॉडी मिली है। मृतकों की संख्या इसके साथ बढ़कर 54 पहुंच गई है। अलग अलग जगहों से 54 शव अब तक बरामद हो चुके हैं। आपदा में 206 लोग लापता हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तपोवन टनल के अंदर से अब तक 9 शव बरामद हो चुके हैं और मृतकों की संख्या बढ़कर 54 पहुंच गई है। आपदा में 206 लोग लापता हैं। आज 9वां दिन है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और उत्तराखंड के हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत सिंह राठी का रुख करते हैं। लगातार ग्राउंड जीरो पर अजीत सिंह राठी मौजूद हैं। अजीत, सुबह भी एक शव मिला था जिसके बाद मृतकों की जो संख्या थी वो बढ़ी थी। अभी भी एक शव मिलने की जानकारी दी जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है भी? हाँ कौशल, देखिए चूंकि जो एनटीपीसी ने एक आंकड़ा दिया था कि सुरंग के भीतर 39 लोग हैं, तो अभी तो उन्हीं में से भी आधे से ज़्यादा वहीं पर फंसे हुए हैं। और इसके अलावा फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं। जहाँ वो एक उनका डैम साइट थी, वहाँ पर मलबा करीब 20-25 फीट ऊपर तक आ गया है। वहाँ की सफाई होनी है। उससे पीछे रैणी गांव में सफाई हो रही है, वहाँ भी डेड बॉडी निकल रही है। तो ये सिलसिला अभी अनवरत चलेगा और ये लंबे समय तक चलेगा। ये रेस्क्यू ऑपरेशन 1 या 2 दिन की बात नहीं है, चूँकि मलबा हटाने में और सर्च ऑपरेशन करके मृतकों को ढूंढने में एक बहुत बड़ी जटिलता आती है कि पहाड़ के, खासतौर पर पहाड़ के क्षेत्रों में अगर मलबा हटाना है तो उसका डंपिंग जोन कहाँ होगा, उसको हटाकर कहाँ ले जाया जाएगा, एक बहुत भारी दुविधा होती है। उसी अभी नई एक जानकारी ये मिल रही है कि रैणी गांव में जो पूर्व मंत्री हैं राजेंद्र सिंह भंडारी, उन्होंने अपने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो पिछले 3-4-5 दिन से वहाँ पर रैणी गांव में एक जो खाद्य आपूर्ति का एक सेंटर लगा हुआ था, सबको खाना वाना खिलवा रहे थे। जहाँ जो वहाँ मजदूर थे, बाहर से जाने वाले लोग थे, तो उन सबको खाद्य आपूर्ति कर रहे थे वहाँ खाना बनाकर। तो डीएम ने उनके काउंटर को हटा दिया है। तो राजेंद्र सिंह भंडारी जो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और बद्रीनाथ से विधायक रह चुके हैं, वो धरने पर बैठ गए हैं। तो वहाँ पर अब एक मतलब थोड़ा राजनीतिक तौर पर वहाँ हलचल शुरू हो गई है। और इधर तपोवन के पास जो डैम साइट है, वहाँ पर डीएम और एसएसपी ने दौरा किया और दौरा करने के साथ ही वहाँ पर जो जितना भी मलबा है वहाँ उसको हटाने पर एक रणनीति बनाई और बाकी कितनी फोर्स आनी है, कितने और संसाधन आने हैं, उनको हटाकर ताकि नीचे दबी हुई बॉडीज वो बाहर लाई जा सके और जो उनके परिजन है उनको सौंपी जा सके। तो इस पर तमाम मंथन चल रहा है। लेकिन सियासत भी शुरू हो गई है। आपने बताया कि राजेंद्र भंडारी धरने पर भी बैठ गए हैं, लेकिन जिस तरह से तपोवन टनल के अंदर बताया जाता है कि करीब 39 लोग मजदूर हैं, उनमें से 9 डेड बॉडीज तो अब तक मिल चुकी हैं। क्या एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या एनटीपीसी का कोई अधिकारी इस बाबत कुछ कहने को तैयार है कि आखिर अब ये दिशा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है किस दिशा में जा रहा है? दूरबीन डाली जा रही थी, कैमरा डाला जा रहा था, क्या कुछ जानकारी कुछ खुलकर सामने आ पा रही है? नहीं कौशल, वो जो ड्रिल करके कैमरा डालने का जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन ड्रिल, वो परसों ही स्थगित कर दिया गया था। क्योंकि जब वो ड्रिल, एक तो आपने देखा होगा बहुत टिपिकल ड्रिल करना था और ड्रिल करने के बाद 3-4 अटेम्प्ट के बाद जब ड्रिल हुई तो नीचे कैमरा डाला गया तो वहाँ स्लश और बहुत सारा मलबा भरा हुआ था, तो वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर पुरानी रणनीति पर प्रशासन को काम करना पड़ा और अंदर से मलबा बाहर निकाल रहे हैं। तो जैसे देख रहे हैं कि 130 मीटर अंदर तक मलबा साफ करने के बाद कल तक बहुत सारे शव मिल गए थे। तो अंदाजा ये है कि यही जो ये पॉइंट बन रहा है 130 मीटर के आसपास वाला, तो जो ब्रांचेज हैं इसकी सुरंग की, उधर इधर से भाग करके लोग वहीं बाहर की तरफ भागने के लिए आए होंगे, चूंकि वहाँ टी पॉइंट जैसा एक है। तो मुझे लगता है कि आज जितना भी मलबा निकलेगा, मैक्सिमम डेड बॉडी वहीं पर निकलेगी। जी बिल्कुल। तो एक बड़ी खबर भी हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि रैणी गांव के पास धरने पर बैठ गए हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ वो राहत कामों में देरी को लेकर वो धरना दे रहे हैं। अजीत, लगातार आपदा के बाद सियासत होती रहती है, आरोप लगते हैं, सत्ता पक्ष पर आरोप लगते हैं। इस मामले में भी यही हुआ, सत्ता पक्ष पर आरोप लगे। अब राजेंद्र भंडारी धरने पर बैठे हैं। क्या किसी अधिकारी से उनकी बात हो पा रही है? कब तक वो धरना देंगे? क्या मांग है उनकी?
अब देखिए रैणी गांव में इस समय तक भी टेलीकम्युनिकेशन की जो संचार की जो व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई थी वो नहीं चल पाई हैं, इसलिए उनसे वहां संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन इतना तस्दीक हो गई है कि धरने पर बैठ गए। देखिए प्रशासन को ऐसे समय में बहुत न्यूट्रल और बहुत निष्पक्ष होकर काम करना होता है। आप अगर इधर जोशीमठ से जाएंगे तो तपोवन से पहले भाजयुमो के कार्यकर्ता उसी तरह का भंडारा चला रहे हैं, लोगों को, भूखे लोगों को खाना खिलवा रहे हैं। तो इसी काम को राजेंद्र भंडारी रैणी गाँव में कर रहे हैं। तो जब भाजयुमो के कार्यकर्ता उसको कर सकते हैं तो कांग्रेस के क्यों नहीं? या तो किसी भी राजनीतिक दल को इसमें कंट्रीब्यूट करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, या अगर कर रहे हैं तो फिर सभी को करने देना चाहिए। तो ये यहाँ पर प्रशासन का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी होता है। इसी वजह से पूर्व कैबिनेट मंत्री वहाँ पर धरने पर बैठ गए, वहाँ कार्यकर्ता उनके साथ हैं और वो प्रशासन का लगातार विरोध कर रहे हैं। क्योंकि 2 दिन पहले भी वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गई थी, उन्होंने कहा था ये आप यहाँ से स्टॉल हटा लीजिए, तो उन्होंने कहा कि इसको आप खुद ही हटा दीजिए, हम यहाँ से नहीं हटाएंगे, हम रोज आकर लोगों को खाना मुहैया कराएंगे। सियासत कोई नई बात नहीं है अजीत, एक बार और देखने को मिल रही है सियासत। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। अब 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरंग में सर्च ऑपरेशन जारी है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम दिख रही होगी आपको। दूसरी तस्वीर में रेस्क्यू में जुटा हुआ है राहत बचाव दल, एक हेलीकॉप्टर की मदद इसमें ली जा रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा लगातार आपको हर एक अपडेट पहुंचा रहा है इस आपदा से जुड़ी, और उसी से जुड़ी ये 2 तस्वीरें। एबीपी गंगा तपोवन में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट दिखा रहा है। इसी पर देखिए हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी की यह रिपोर्ट। इधर धौली गंगा के पार हूं और मैं ये दिखाता हूं कि वाकई पहाड़ क्या होता है, और पहाड़ की जटिलताएं भी पहाड़ जैसी होती है। अब मैं आपको एक ऐसे गांव में लेकर चलूंगा कि जो देखिए बहुत खतरा है। आप इस खतरे की डेंसिटी का अंदाज़ा लगाइए, और जिस तरह से ये खतरनाक रास्ते हैं, ये इतना गहरा बहाव है, अगर एक बार भी पैर फिसलता है तो यहाँ बचने की गुंजाइश नहीं के बराबर है। अब मैं थोड़ा ऊपर बढ़ने की कोशिश करूँगा जितना भी हो सकता है। तो ये धौली गंगा के पार एबीपी गंगा जो दिखा रहा है उसको देखना है। माता जी आप उधर जा रही हैं? हाँ उधर जा रहे। कितने दिन से नहीं गई? ये 7 दिन से। 7 दिन। हाँ। आपका गांव कौन सा है? यही है बनी। तो आप भी उधर नहीं गई? ना मैं नहीं जा रहा हूँ। आज जाना है? नहीं जाना है, माता जी को माँ को छोड़ के आ रही है। हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप जाइए। एक संसाधन यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गया है और यहाँ पता चल गया है कि किस तरह से कष्ट उठाए जाते हैं और किस तरह से गंगा और धौली गंगा पार की जाती है। मैं देख रहा हूँ चढ़ाई काफ़ी थी और सांस भी फूलने लगती है, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। और इस चढ़ाई को थोड़ा और कोशिश करते हैं कुछ करने की, देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ इसके ऊपर क्या है। अच्छा, गांव थोड़ा दूर है और यहाँ पर मुझे लगता है आर्मी का भी एक स्टेशन ऊपर है। लेकिन ये जो ट्रॉली चली है, जो एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को दिखाया है, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण शुरुआत है। हालांकि ये 2 दिन पहले शुरू हो गई थी, लेकिन गांव वालों का आगमन और उनका आवागमन आज शुरू हुआ है। ये एक सुखद पहल है। जो बर्बादी हुई उसमें से एक अच्छी शुरुआत हो रही है और लोग अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए तपोवन से अजीत सिंह राठी। तो लगातार आपदा के बाद से ग्राउंड जीरो पर अजीत सिंह राठी मौजूद हैं और इस रिपोर्ट को पेश करके उन्होंने अपने साहस का कहीं ना कहीं परिचय दिया है। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में आई त्रासदी में ऋषि गंगा और तपोवन में बने पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गए। पर्यावरणविद कह रहे हैं कि ये सब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है, इसलिए हमें पहाड़ों से कुछ भी करने से पहले ये जरूर जान लेना चाहिए कि भविष्य में उसके परिणाम गलत हो सकते हैं। जानकार मानते हैं कि यह आपदा केदार आपदा से भी ज्यादा भीषण थी। अगर सैलाब की राह में कोई बस्ती या गांव होता तो नुकसान काफी ज्यादा होता। तो पहाड़ों पर इस तरह के प्रोजेक्ट कितना सही है, इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। उत्तराखंड के चमोली में बचाव अभियान लगातार जारी है। ग्लेशियर टूटने के कारण आई इस
भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 150 लोग लापता हैं। उधर अब अभियान में तेजी लाने के लिए आईटीबीपी के जवान स्निफर डॉग की मदद ले रहे हैं और रैणी गांव में लापता लोगों को ढूंढ रहे हैं। चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई भीषण आपदा से लापता कालसी तहसील के पंजिया गांव के 4 युवकों का ग्रामीणों ने हरिपुर स्थित जमुना पुल शमशान घाट पर बांस और घास के पुतले बनाकर अंतिम संस्कार कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि चारों लापता लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, इसीलिए गांव वालों ने आज उन सभी को मृत मानकर 4 पुतले बनाए ताकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका दाह संस्कार किया जा सके। और बड़ी खबर, सीएम त्रिवेंद्र रावत आज देहरादून में कई विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सचिवालय में सुबह 11 बजे से मीटिंग जारी है। इस दौरान 9 विभागों की 37 विधानसभाओं में की गई घोषणाओं की समीक्षा हो रही है। सचिवालय से सीएम सभी जिलों के जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घोषणाओं की जानकारी ले रहे हैं। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद हैं। इसके बाद 17 फरवरी को अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की विधानसभाओं की समीक्षा होगी, तो वहीं 18 फरवरी को उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, 19 फरवरी को पौड़ी और टिहरी जिले की विधानसभाओं में जो घोषणाएं हुई हैं उनकी समीक्षा होगी। विनोद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, लगभग 11 बजे से मुख्यमंत्री की यह समीक्षा बैठक जारी है, क्या अभी भी समीक्षा बैठक चल रही है और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी कौशल, देखिए 11 बजे से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेश के 9 जिलों के 37 विधानसभाओं की समीक्षा बैठक करेंगे और जिसके क्रम में 4 दिन का शेड्यूल मुख्यमंत्री का तैयार किया गया है और जिसमें आज 17, 18 और 19 फरवरी को तमाम अलग अलग जनपदों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करने वाले हैं। उसी क्रम में आज पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत के जो भी घोषणाएं हैं उसकी आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं। स्थानीय विधायक यानी क्षेत्रीय विधायक जरूर मुख्यमंत्री के साथ में है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री जिला अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं आखिरकार कौन कौन सी घोषणाएं कितने फीसदी पहुंच गई है। और ये भी सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि करीब जितनी भी मुख्यमंत्री की ओर से घोषणाएं की गई हैं करीब 70% घोषणाएं पूरी हो गई हैं और ऐसे में अब 1 साल शेष बचा है राज्य सरकार के पास में और तमाम घोषणाएं मुख्यमंत्री की कितनी है उसी क्रम में अब समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री की 4 दिन चलने वाली है। आज चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के विधानसभाओं के समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे इस खबर पर अपडेट लेंगे। तो मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाई गई है कुंभ के कामों की डेडलाइन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब 28 फरवरी तक पूरे हो पाएंगे कुंभ के सभी काम। पहले 15 फरवरी तक काम पूरा करने की डेडलाइन थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। अब 28 फरवरी कर दी गई है कुंभ के सभी काम पूरा करने की डेडलाइन। कुंभ मेला क्षेत्र में अभी भी कई काम हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं, इसी वजह से अब 28 फरवरी एक मियाद दी गई है कुंभ के सभी काम पूरा करने के लिए। पहले 15 फरवरी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ रुक करते हैं सीधे हमारे संवाददाता पंकज राणा का। हरिद्वार से पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, आज तक की जो डेडलाइन थी कुंभ के कामों के जो अधूरे पड़े हुए हैं उनको पूरा करने की, अब उसे 28 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। कौन से वो काम है जो अधूरे हैं और क्या माना जाए कि 28 तारीख तक वो पूरे हो जाएंगे? बिल्कुल, देखिए ये अभी संशय इस पे बरकरार है कि 28 तारीख तक काम पूरे होंगे नहीं होंगे, क्योंकि आज कई कामों की डेडलाइन थी पूरे होने की कि आज सभी जो काम है जो अस्थायी तौर के काम है उनको पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि आज ऐसे कई काम देखे गए हैं, बीबी गंगा ने पड़ताल भी की है कि कहीं कहाँ काम पूरे नहीं हुए हैं। मैं कुछ तस्वीरें भी दिखा देता हूँ। ये आस्था पथ है और मेरे आस्था पीछे जो ये तस्वीरें है, ये आस्था पथ का निर्माण किया जा रहा है। ये टेम्परेरी वर्क नहीं है, ये स्थायी तौर का वर्क यहाँ किया जा रहा है, ये परमानेंट किया गया है। लेकिन कई ऐसे वर्क हैं यहाँ पे जो फिनिशिंग का काम हो, ये दूसरे काम हो, वो अभी किए जा रहे हैं। हालांकि आज तक इसको पूरा कर देना चाहिए। तो मेरे इस साइड में जो ये पूरा एरिया पूरा दिख रहा है, ये जहाँ पर टेंटिंग की व्यवस्था की जा रही है, ये टेंट भी यहाँ लगाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ लाइटिंग और पानी की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि लाइटिंग यहाँ हो गई है, लेकिन पानी की व्यवस्था कैसी होगी, शौचालय की व्यवस्था कब होगी, वो अभी नहीं हुआ है। हालांकि एक बात और भी मेला प्रशासन का कहना है कि क्योंकि कुंभ का जो नोटिफिकेशन था वो अब थोड़ा आगे बढ़ गया है। 27 फरवरी को कुंभ के नोटिफिकेशन की बात कही जा रही थी, लेकिन अब 27 फरवरी को नोटिफिकेशन नहीं होगा, इसलिए क्योंकि कुंभ की डेट आगे
आगे बढ़ी है, इसलिए कामों की डेडलाइन भी आगे बढ़ा दी, ये मेला प्रशासन का कहना है। अब 28 फरवरी तक ये माना जा रहा है कौशल की जो कुंभ के काम है, चाहे स्थायी तौर के हों या अस्थायी तौर के हों, वो उनको पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन तो 28 तारीख कर दी गई है। पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल ये तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी भी जो निर्माण है वो अधूरे हैं और अब देखने वाली बात होगी कि 28 तारीख तक ये निर्माण पूरा होता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। कल हरिद्वार में होने वाले बसंत पंचमी स्नान को लेकर जिला प्रशासन और मेला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्नान के मद्देनजर ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। दोपहर 12 बजे से कल रात 8 बजे तक सभी भारी वाहनों पर धर्म नगरी में एंट्री पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, पंजाब और हरियाणा की ओर से आने वाले वाहनों को लक्सर होते हुए लक्षद्वीप भेजा जाएगा। नजीबाबाद की ओर से आने वाले वाहनों को गौरीशंकर पार्किंग में पार्क किया जाएगा। तो कल बसंत पंचमी का स्नान है और इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो बसंत पंचमी को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, पंकज राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, कल बसंत पंचमी का स्नान है, किस तरह का प्लान प्रशासन ने किया है? ट्रैफिक डायवर्जन की बात करें या फिर जमीनी जो तैयारियां हैं वो क्या कुछ हैं? बिल्कुल कौशल, देखिए कल बसंत पंचमी का त्यौहार होगा और ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचेंगे। इसी लिहाज से जो जिला प्रशासन है और मेला प्रशासन है वो तैयारी में जुटा हुआ है। आज एक बड़ी ब्रीफिंग भी पुलिस कर्मियों की जारी रही है, जिसमें उनको ये जानकारी दी जाएगी कैसे कैसे रूट डाइवर्ट करेंगे। आज दोपहर 12 बजे से जो बाहरी वाहन है उनको प्रतिबंधित शहर के अंदर कर दिया गया है। इसके साथ साथ ही कल के लिए एक नया प्लान तैयार कर दिया गया है। जो मौनी अमावस्या प्लान था उसी को सुचारू रखा गया है। जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर की ओर से जो वाहन आएंगे उनको लक्षद्वीप पार्किंग पर रोका जाएगा। इसके साथ साथ ही नजीबाबाद के साथ जो पार्क आएंगे उनको गौरीशंकर टापू के पास रोका जाएगा, वहीं उनको पार्क किया जाएगा। इसके साथ साथ ही जो देहरादून ऋषिकेश की ओर से आएंगे उनको पावन धाम पार्किंग के पास रोका जाएगा। लेकिन इसके साथ ही कौशल एक बड़ी बात ये भी मैं बता दूं कि पहले कुछ भ्रम की स्थिति ये बनी थी मौनी अमावस्या पर कि जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको जो कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट है वो दिखानी होगी। इसके साथ साथ ही रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। फिलहाल इसको भी कैंसिल कर दिया गया है। जो भी श्रद्धालु हरिद्वार स्नान के लिए आएंगे उनको रजिस्ट्रेशन कराना नहीं होगा, आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखानी होगी। ये 2-3 बिल्कुल, ये बड़ी अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि मौनी अमावस्या पर जो श्रद्धालु आने थे उनको कोविड की एनटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लानी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। कल बसंत पंचमी का स्नान है और तमाम तैयारियां जिला स्तर पर प्रशासन ने पूरी कर ली है। बहुत शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। उत्तराखंड प्राइम में खबरें और भी हैं। ब्रेक का स्वागत है आपका। खटीमा में सितारगंज रोड पर स्थित झनकट में एनएच की सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के चल रहे निर्माण की शिकायत पर एनएचएआई के अधिकारियों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया है। अधिकारियों का कहना है कि यह काम बिना इजाजत के चोरी चुपके चल रहा था। शिकायत के बाद इसे रुकवा दिया गया है। इसके अलावा निर्माण न रोकने पर एफआईआर कराने की भी बात कही जा रही है। पौड़ी में पीडब्ल्यूडी की तरफ से बनाई गई सड़कें करप्शन की भेंट चढ़ती नजर आ रही हैं। कई सड़कें बनने के कुछ ही महीने बाद टूटने लगी हैं। हाल ही में खस्ता हाल सड़कों की हालत सुधारने के लिए लाखों रुपए का बजट सड़कों पर पानी की तरह बहाया गया, लेकिन सड़कों की हालत नहीं सुधरी। पौड़ी से सत्याखाल को जाने वाली सड़क के साथ ही कलजी खार मार्ग, कंडोलिया सर्किट हाउस मार्ग समेत कई ऐसे मार्ग हैं जिन पर हाल ही में मरम्मत का कार्य किया गया, लेकिन ये सड़कें टूटने लगी हैं। अल्मोड़ा में इस साल कम बारिश होने से किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। इसके अलावा शासन प्रशासन की अनदेखी से भी किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। जिले के सोमेश्वर में स्थित बोरारो घाटी कुमाऊं की सबसे उपजाऊ घाटी मानी जाती है, लेकिन यहाँ काफी समय से सिंचाई का साधन नहीं है। नहरें क्षतिग्रस्त होने से सूखी पड़ी है। आलम यह है कि किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं और सिस्टम की उनकी सुध नहीं ले रहा है। रुड़की में हमेशा से चर्चाओं में रहने वाली उप कारागार की व्यवस्थाएं अब जल्द सुधर सकती हैं। एसपी क्राइम प्रदीप रॉय को रुड़की उप कारागार अधीक्षक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। उनका कहना है कि जेल की व्यवस्था सुधारना एक चैलेंज है, लेकिन व्यवस्थाएं सुधारने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। पहली प्राथमिकता रहेगी कि जो अपराधी जेल में बंद हैं वो बाहर की किसी अन्य माध्यमों से आपराधिक घटना न कर सकें। जो पहले भी पत्राचार किया चुका है और अभी भी इसमें कार्रवाई की जाएगी कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एक तो उसका तरीका है कि रैंडम चेकिंग हो और रैंडम चेकिंग से जो है किसी भी प्रकार कोई अगर मोबाइल इत्यादि प्रयोग कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही हमारे जो एसओजी एसटीएफ की जो टीम है वो भी लगी रहती है इस पर कि कहीं कोई जेल से कोई गतिविधियां लगातार नजर रखते हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही, लेकिन एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।